स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बिहार का इतिहास को कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं बिहार जिसे जननी कहा जाता है इतिहास का, वो आजकल गलत समाचार के कारण न्यूज में रहता है। उसका मेन एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज देखिए, बिहार में रोजगार कम होने के कारण बहुत सारे लोग आए दिन माइग्रेंट वर्कर की तरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं। बिहार की अभी की हालात अगर देखें तो नीति आयोग के सर्वे के हिसाब से बिहार का स्वास्थ्य जो है वो सबसे खराब है। बिहारी वर्ड आजकल एक गाली की तरह बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो स्पिटिंग जो ये इंसान कर रहे हैं, बेसिकली वो आजकल बिहारियों की पहचान बनती जा रही है। उसके बाद ना जाने कितने सारे और चीजें जिसको और मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी मुजफ्फरपुर मोर्टेलिटी केस न्यूज में था, आप सभी ने सुना होगा, आप सभी का मन आहित हुआ होगा इससे। वो बिहार को और बदनाम करने की कोशिश किया। एट द सेम टाइम बिहार की हालात को इस हिसाब से भी जाना जा सकता है कि बिहार का जो गुणवत्ता स्तर है शिक्षा का, वो बहुत ही बुरा है। लेकिन क्या ये सब जो एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये इतिहास से होता आ रहा है या इतिहास में ये इसका बिल्कुल उलट था? उन्हीं सब चीजों को मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ और चीजें मैं बताऊं उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो बिहार है वही एक ऐसा, मतलब बिहार एक ऐसी पावन धरती है जिसने सबसे पहले पूरे विश्व को गणतंत्र दिया था। गणतंत्र का स्वाद अगर पूरे विश्व में कहीं पे चखा गया था वो बिहार था। और बिहार का वो रीजन, वो जिला जो था वो वैशाली था। एंड उसके बाद अगर थोड़ी सी चीजें और देखे तो बुद्धा भटकते हुए शांति की तलाश में कहीं बैठ के अगर अपना ज्ञान धारित करते हैं और फिर एक नया रीजन की ओर, नया धर्म की ओर वो अग्रसर करते हैं और दुनिया को उपदेश देते हैं, तो वो पावन धरती कहीं और नहीं, किसी और की नहीं, वो बिहार की ही पावन धरती थी। उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी और चीजें हम देखें तो हमें पता चलेगा कि बिहार एक ऐसी धरती रही है जहां पे विश्व का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे गुणवान लोग रह चुके हैं। उसका सबसे अभिन्न उदाहरण ये होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे चाइना से लोग, मिडिल ईस्ट एशिया के लोग, यूरोप से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं इस बात के। उसके साथ साथ बिहार का गुणवत्ता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अगर थोड़ा योगदान देखें तो हम देखते हैं अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो भी बिहार के ही निवासी थे। वो कोई और नहीं, वो चाणक्य ही थे। तो बिहार की पावन धरती पे एक और नया धर्म जन्म लेता है और उसके जो जन्म, उसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो महावीर। वो महावीर जिस धरती पे पैदा होते हैं वो भी बिहार की पावन धरती ही होती है। उसी के साथ साथ बिहार की पावन धरती पे ही बिहार के पुत्र वाल्मीकि ने रामायण भी लिखी थी, जिसका उदाहरण पूरे विश्व में दी जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम तकनीकी क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार की योगदान देखें तो ये पता चलता है बिहार का जो पास्ट रहा है, बिहार का जो भूतकाल था, बहुत ही गौरवान्वित था। तो ऋषि सुश्रुत जो थे वो फादर माने जाते हैं सर्जरी के। वो भी अगर किसी पावन धरती से निकला तो वो भी बिहार की पावन धरती ही थी। इतना ही नहीं, अगर प्यार के क्षेत्र में भी देखे
एक बुक जिसे ट्रीटाइज ऑफ लव बोलते हैं, मतलब समझ लो प्यार के सिद्धांत का एक बुक अगर कोई पे है, और कोई बुक है वो कामसूत्रा ही है। अगर उसको भी कोई लिखता है और जिस पावन धरती पे लिखता है वो कोई और धरती नहीं, बेसिकली बिहार की ही धरती थी, और वो पुत्र कोई और नहीं, बिहार के वो पुत्र वत्सायन ही थे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी देखें तो भी हमारे पास उदाहरण की कमी नहीं होगी, ना ही हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो अशोका जो था, द ग्रेट रूलर, वो भी बिहार की पावन धरती पे ही पैदा हुए थे और रूल भी किए थे। उसके साथ साथ अगर हम खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में देखें और इवन बीज गणित और मैथ्स के क्षेत्र में देखें, गणित के क्षेत्र में देखें, तो आर्यभट्ट का योगदान आप सभी कम नहीं कर सकते हैं। उनका योगदान उतना ही है जितना कि पानी का योगदान अपने हमारे शरीर में, हमारे पूरी धरती पे है। तो आर्यभट्ट को भी, आर्यभट्ट जहां पे जन्मे वो भी बिहार की पावन धरती ही थी। अगर पोयम के क्षेत्र में देखे, कविता के क्षेत्र में देखे, कवि के क्षेत्र में देखे, तो दिनकर को आप कैसे भूल सकते हैं? तो दिनकर भी कहीं और नहीं, बेसिकली बिहार के पावन धरती पे ही थे। उसके साथ साथ सिंगिंग के क्षेत्र में भी देखे तो विद्यापति जी को आप कैसे भूल सकते हैं? वो भी कहां से आए थे? वो भी बिहार की पावन धरती से ही आते थे। अगर आपको एपिक के क्षेत्र में देखना है, एपिक लाइक रामायण, वो भी किसी और पावन धरती से नहीं, बेसिकली बिहार की पावन धरती पे ही हुई थी। उसके अलावा उसके बहुत सारे जोन हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बट सीता माता जो थी हमारे मिथिला रीजन की ही थी। तो बिना सीता माता के आप रामायण के बारे में कैसे सोच सकते हैं? उसके साथ साथ अगर एक चीज और देखे तो बिहार ही एक ऐसा धरती था जो भारत को एक पहला राष्ट्रपति भी देता है। उसके साथ साथ बिहार के योगदान के बारे में और थोड़ी मैं बात करूं तो उससे आप इस चीज को मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूं इंग्लिश में, आप समझिएगा। आई एम द लैंड्स ऑफ द फेस्टिवल, बिहार सेज दैट आई एम द लैंड्स ऑफ द फेस्टिवल, मैं त्योहारों का धरती हूँ। आई एम ब्रदरहुड, मैं भाईचारों का प्रतीक हूँ। आई एम ह्यूमिलिटी, आई एम द पास्ट, आई एम द फ्यूचर, मैं ही भूतकाल हूँ, मैं ही भविष्य काल हूँ। आई एम द अपॉर्चुनिटी, आई एम द रेवोल्यूशंस, आई एम द कल्चर, आई एम द हेरिटेज, आई एम द इंटेलेक्ट, आई एम द फार्मर, आई एम द पावर, आई एम लिटरेचर, आई एम पोएट्री, आई एम लव, आई एम हार्ट, आई एम सोल, आई एम ग्लोबल, आई एम इंस्पिरेशनल, आई एम फ्रीडम, I am force, I am destiny, I am who I am, I am Bihar. These all are the words that basically, gives, add some glory to the past, which has been, these all the adjectives adds, a beautiful, adjectives to the Bihar's past. Remember one thing, एक चीज आप सभी समझ लीजिए, that हम सभी को बोलते हैं आइए बिहार में हर एक चीजें आपको देखने को मिलेगा। बिहार हैज बीन द जोन ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सच अ ह्यूज, फ्रॉम लॉन्ग बैक, फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू टिल नाउ। आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस एंड आई कैन मूव अहेड विद दिस। आई विल स्टार्ट my journey of modern history of Bihar. I'll try to cover in brief what are the major zone of major contributions of Bihar in modern history, or you say the freedom revolutions of India. अगर आप बिहार के योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट कैसे होती है। स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होती है जब बिहार में ब्रिटिश के लोग अब कैप्चर करना चालू कर देते हैं। आप सभी ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सुना होगा, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी सुना होगा, लेकिन जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं तभी से ही तो ब्रिटिश का जो मकसद था वो चालू होता है। और सबसे पहले उन लोगों ने इसी रीजन को क्यों कैप्चर करने की कोशिश किया? इवन तो उन लोगों ने कंपनी कहीं और पे सेटअप किया था, आपको पता होगा। सूरत एंड मसूलीपट्टनम वाज वन सच रीजन, from those regions they were trying to do the trade. But why they captured these regions, Bihar, Bengal and Odisha? The reasons are very simple, because ये जो रीजन थे, ये जो जोन था आपका, वो वहां पे
रिसोर्सेस, संसाधनों की भरमार थी। उसके साथ साथ यहाँ के लोग पीस लविंग थे, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते थे, और यहाँ के जो संसाधन थे उसका यूज नहीं हुआ था ज्यादा। ग्रीन कवरेज था, रिसोर्सेस भर भर के थे, ब्रिटिश के पास अपॉर्चुनिटी किसी और ने यूज किया नहीं था, तो ब्रिटिश ने इसे दोनों हाथों से समेटने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बट बिहार शुरुआत से लेकर के अभी तक ब्रिटिश को चैलेंज करता रहा, अभी तक नहीं, मींस 1947 तक चैलेंज करता रहा, और अगर बिहार के सामने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो चैलेंज करेगा, उसे वो फेस करता है। तो फर्स्ट चैलेंज जो आते हैं वो आता है मीर कासिम से। अब मैं पूरे उसमें नहीं जा रहा हूँ डिबेट में, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, बट थोड़े से ब्रीफली मैं बताता हूँ कि बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था उसमें तीनों कॉन्फिडेंसी आ गई थी। बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे, और किंग थे, उसका मुगल किंग थे, शाह आलम थे। ये सब लड़ते हैं कहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर पे। बैटल ऑफ बक्सर पे लड़ते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं। जैसे ये हार जाते हैं तभी से ही इनके हार के कारण ही उनको पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि जो इंडिया में रूल कर रहे हैं वो स्ट्रांग नहीं है, और ब्रिटिश को एक मौका मिल जाता है कि पूरी इंडिया पे वो अब रूल कर सकते हैं। जब वो ट्रेडिंग कंपनी से अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बनना चालू हो जाएगी आफ्टर दिस बैटल ऑफ बक्सर। नाउ अगर और भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो बिहार ने टाइम एंड अगेन they have offered the resistance to the British hegemony. And one such example that we can find is from the coal insurrections that happened in 1831 to 1833, and the regions was around the Chota Nagpur regions. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय समय पे बिहार के जो लोग थे उन लोगों ने बेसिकली ब्रिटिश के हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश किया था। दूसरा जो किए थे वो पटना कॉन्स्पिरेसी था, तीसरा संथाल इंसरेक्शंस था। ये जो तीनों मैंने आपको बताया ये बिफोर 1857 है। उससे इससे और भी इसके अलावा भी बहुत सारे वो थे, बट उन सबको कवर करना एक वीडियो में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, और उन सबको कवर करना, पूरा बिहार के योगदान को कवर करना आप भी समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। तो उन सबको नहीं, अभी मैं लेकिन कोल इंसेक्शन की बात करता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि भाई कौन कौन से लीडर थे। आप लीडर के बारे में याद रखें, रीजन के बारे में याद रखें, दे विल डेफिनेटली आस्क यू द क्वेश्चंस। हाँ, ना कोल अपराइजिंग के बारे में सुनिए। कोल अपराइजिंग रीजन याद रखिए कि कोल टाइम पीरियड याद रखिए कि इट वाज इन 1831 टू 1832। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको टाइम याद रखने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में ही कि भाई संथाल रिविलियन का टाइम पीरियड क्या था। तो अगर वो संथाल रिविलियन के बारे में पूछ सकते हैं तो वो कोल अपराइजिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो रिमेंबर कोल अपराइजिंग का टाइम पीरियड क्या था, 1831 टू 1832। नाउ कोल अपराइजिंग के बारे में सबसे पहले ये समझ लीजिए, द कोल्स ऑफ द सिंहभूम्स, मतलब कोल्स के जो लोग थे वो सिंहभूम रीजन में रहते थे। आज से नहीं, मतलब वो काफी समय से वहां पे रहते थे, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो आराम से रहते थे क्योंकि उनका लैंड, वो इंडिपेंडेंट थे, वो अपने हिसाब से खेती करते थे, अपने हिसाब से सब कुछ बेचते थे, सब कुछ करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोग चैलेंज करने की कोशिश करेंगे ही ना। तो वो लोग जैसे कि राजा ऑफ छोटा नागपुर, मयूरभंज के राजा जो थे, उन लोगों ने कोशिश किया कि भाई इन लोगों की जो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उनको ना करने दे और हमें भी फायदा मिले। लेकिन ये बंदे में इतना यूनिटी था, मतलब कोल लोगों में इतना यूनिटी था कि वो लोग इन लोगों की आवाज को आराम से दबा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश के पास तो भाई पावर था, उनके पास आर्म्स थे, ये बेचारे डंडे पे लगे हुए थे, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डंडा है। तो ब्रिटिश लोग इन लोगों के एरिया में घुस गए। अब उनको चाहिए था प्रॉफिट, बोले कि भाई जैसे मैं बोलूं वैसे खेती करो। अब भाई आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो और पहले इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, कौन सा पसंद है भाई? बिजनेस करना, खुद का बिजनेस करना पसंद है, किसी के अंडर में काम करना पसंद है? लोगों को किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता है जनरली। इन लोगों को भी ये चीजें पसंद आई नहीं। उसके साथ साथ जब पसंद आई नहीं और बोला कि भाई, ब्रिटिश ने बोला कि जबरदस्ती मेरे बात मानो, नहीं मानोगे तो डंडा लगेगा, डंडा लगेगा मतलब गोली बारूद लगेगा।
तो ये लोग जबरदस्ती करना चालू कर दे। लेकिन भाई एक मन में आह तो आ ही जाती है कि ये क्यों करवा रहे हैं मुझसे। अब क्या हुआ भाई, आप सभी जानते हो हमारे यहाँ पे कैनाल वनाल तो उस टाइम पे थी नहीं। अब इनका खेत का क्या होगा, फसल कभी कभी बर्बाद होगी। आपको तो पता ही है भाई, मानसून भाई साहब जो हैं उनका रोल क्या अदा रहता है। वो बेचारे कभी आते हैं कभी नहीं आते, जब नहीं आते तो किसान लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो जब बुरा हाल हो जाता है उनकी फसल बर्बाद होंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या है भाई, वो तो ट्रेडर है ना, उनको तो पैसे से मतलब, उनको पैसा चाहिए। तो बोलेंगे भाई पैसा पैसा दो। जब ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारा लैंड को मैं छीन लूंगा। लैंड इन्हीं का, उपज इन्हीं का, बट मांग पैसा कोई और है। देख रहे हो आप। तो वही चीजें, अब इनके पास पैसा नहीं थे, पहुंच गए मनी लेंडर भाई साहब जो पैसा देने वाले थे, उन लोगों ने दिया पैसा। अब ये मनी लेंडर को क्या हुआ, मनी लेंडर ने इनको पैसा दे दिया, इन लोगों ने पैसा दे दिया ब्रिटिशर्स को। फिर से खेती हुई, बट खेती मान लीजिए फिर से फेल हो गया, तो मनी लेंडर भी इनका पैसा ले लेगा और इनका जमीन ले लेगा। तो ये जो मनी लेंडर का इंसरेक्शन था, और इसके साथ ब्रिटिशर भाई साहब इनके यू नो इनके घर में जो घुस गए थे, ये चीजों ने किया प्रॉब्लम क्रिएट। जब ऐसे चीजें होगा तो क्या करेंगे भाई, रिवोल्ट तो करेंगे ना। तो इन्होंने कर दिया रिवोल्ट। जब इन्होंने कर दिया रिवोल्ट तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। रिवोल्ट कर दिया तो ब्रिटिशर्स को लगेगा डर। ब्रिटिशर क्या करेगा, चलेगा लाठी चार्ज। जब लाठी चार्ज मतलब कि वो इसको आसानी से नहीं लेगा, इनको दबाने की कोशिश करेगा। दबाने की कोशिश किया और ये बेचारे खत्म हुए, क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल थे नहीं। एंड रीजंस बस आप ये इतना याद रखिए, तो रीजंस वाज अराउंड छोटा नागपुर मींस रांची रीजंस, हजारीबाग रीजंस, पलामू एंड मानभूम रीजंस। दीज वर द रीजंस। Okay, so I hope you will remember these things. Now 1845 to 1846 there was one more case, or there was one more conspiracy, that is known as Patna conspiracy. And in Patna conspiracy में देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे जितने भी लैंड होल्डर्स थे, अर्बन एलिट्स थे, वो सारे ब्रिटिशर से परेशान हो चुके थे। मैं ब्रिटिशर्स बोलता था जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसूंगा और गेट भी नॉक नहीं करूंगा, पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर के अंदर। तो प्रॉब्लमेटिक था ना भाई। हाउ कैन यू कम इनसाइड माय रूम, आई कैन डू एनीथिंग। समझ रहे हो आप बात। अब बिना नोक किए हुए आ जाओगे तो प्रॉब्लम है। राइट टू प्राइवेसी इज माय फंडामेंटल राइट। अभी तो मिल गया, उस टाइम भी लोगों को बुरा तो लगता ही होगा ना यार। तो क्या हुआ, ये सारे बंदे मिल गए, लैंड होल्डर्स लोग मिल गए, अर्बन एलिट्स मिल गए, और भी बंदे थे वो सब मिल गए। लाइक रिलीजियस वाले ये भी थे। एक सेकंड जस्ट, यस, ये क्या बोलते हैं, कुछ रिलीजियस लोग थे वो मिल गए, कुछ गिरफ्तार हुए लोग थे वो मिल गए। ये सब मिलके चाह रहे थे कि इस ब्रिटिशर को उखाड़ के, क्या ब्रिटिशर उखड़ेगा, नहीं उखाड़ पाए ये, और ब्रिटिशर से वही के वही रह गए। बट रिमेंबर दिस थिंग्स, इट क्रिएटेड it bore the seed that we can revolt against the Britishers. The coal uprisings created or bore the seed in Bihar that we can create the problems for the Britishers as well. Then comes Bihar conspiracy, and then comes your Santhal rebellion. Now, the points over here, or the points of emphasis in this Santhal rebellion was, फिर से प्रॉब्लम क्या होगा, आप जबरदस्ती घुसोगे। ब्रिटिशर लोगों का काम है भाई जबरदस्ती घुसना। जबरदस्ती घुसने के बाद किसी और को भी मनी लेंडर को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, एंड उन्हीं मनी लेंडर्स को ये संथाल लोग क्या बोलेंगे, डीकूस। अब फिर मनी लेंडर क्या करेगा बेचारा, उनके पास फिर से इनकी खेती खराब होगी। जब खेती खराब होगी तो क्या कर देंगे बेचारे लोग, जमीन छीन लेंगे। जमीन छीनेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, और वही रिवोल्ट चलता रहेगा संथाल रिवोल्यूशन में भी। तो समझते हैं कि संथाल रिवोल्यूशन के लोग कहाँ मतलब कौन कौन से रीजन में थे। तो अगर आप देखोगे संथाल के जो लोग थे वो बीरभूम, बंकुरा, मुर्शिदाबाद, अकूद, उमका, भागलपुर, पूर्णिया, ये सब बेसिकली क्या थे, ये सब रीजन था जहां पे ये संथाल रिबेलियन हुआ। उसमें से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको याद रखना है तो याद रखिएगा भागलपुर रीजन। संथाल रिबेलियन भागलपुर रीजन, क्योंकि यही ये जो हीरो निकलेगा अभी संथाल रिबेलियन, अभी हीरो आने वाला है, वेट करिए, अभी हीरो पिक्चर बाकी है ना। तो ये जो हीरो आएगा वो भागलपुर से ही आएगा। ओके, अब देखिए, द एरिया ऑफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द संथाल्स वाज कॉल्ड दमन एहको। तो आपको क्या याद रखना है, हम बहुत बार मिस कर देते हैं। दमन एहको एक ऐसा रीजन था जहां पे संथाल लोग मैक्सिमम अमाउंट में थे, जिसे हम संथाल परगना भी कहते हैं। चलो, अब संथाल कैसा इलाका था भाई, फॉरेस्ट इलाका था, ट्राइबल लोग रहते थे। संथाल जो थे बेसिकली ट्राइब ही तो हैं, अभी भी ट्राइब ही है। ट्राइबल लोग थे, फॉरेस्ट में रहते थे, आराम से खेती बाड़ी करते थे, आराम से जीते जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। लेकिन राजा महेशपुर
महेशपुर एंड पाकुड़ जो था संथाल विलेजर्स को, जो ये संथाल विलेजर्स को किसको दे दिया? जमींदार को दे दिया, मनी लेंडर्स को दे दिया। मनी लेंडर भाई साहब यहाँ पे पहुंच गए, एंड मनी लेंडर को क्या बोलेंगे भाई? दीज आर डीकूस, ओके। जब इन्हें डीकूस बोलेंगे मतलब कि भाई ये दे आर आउटसाइडर्स। अब ये लोग क्या करेंगे भाई? बोलेंगे यार मैं तुमसे, तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने पैसा दे रखा, तुमने फसल बर्बाद कर लिया, कुछ भी किया, बट मुझे तो पैसा तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन छीनूंगा। अब जमीन छीन, अच्छा इन लोगों ने जमीन छीन लिया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग पहुंचेंगे और अंदर जाएंगे, फॉरेस्ट के और अंदर जाएंगे। जब ये और फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो ये लोग भी पहुंच जाएंगे। क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना भाई। जब प्रॉब्लम होगा तो ये रिटेलिएट करेंगे। अभी रिटेलिएट देखो कैसे करते हैं। एक in Calcutta Review of 1856, a contemporary writer depicted the conditions of the Santals in the following words. कलकत्ता रिव्यू के बारे में, एक कलकत्ता रिव्यू था बेसिकली, उस टाइम पे जर्नल था, 1856 में रिलीज हुई थी, और मतलब उससे पहले रिलीज हुआ था, बट 1856 में क्या छापते हैं वो देखिए। जमींदार, द पुलिस, द रेवेन्यू एंड द कोर्ट all have exercised the combined systems of extortions, oppressive exactions, forcible dispositions of the property, abuse and personal violence, and a variety of the petty tyrannies upon the timid and yielding संथाल्स। समझो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम तीनों मिलके, कौन कौन? जमींदार, पुलिस और रेवेन्यू और कोर्ट, ये सब मिलके तुम लोगों ने तबाही मचा रखी है इन सब के इलाके में, और उन जगह पे तबाही मचा रहे हो जो तुम्हें ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। जब ये पावरफुल नहीं है, तुम इन लोगों पे तबाही मचा रहे हो, और बेफालतू में तुम इनसे इंटरेस्ट लेते हो, पैसा लेते हो। वही पैसा इतना ले रहे हो कि भाई 50 to 100% तक पैसा लेते हो, जो तो अभी भी कोई नहीं लेता। इतना पैसा लोगों तो भाई तुम इसलिए ले रहे हो जिससे कि उनकी जमीन हड़प लो। सीधी सीधी सी बात तो यही है ना भाई। प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। अब ये रिटेलिएट करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा और वेट करिए। कैसे रिटेलिएट करते हैं अब सीधा मुझ पे आ जाता है। इन दोनों भाई साहब को देखते हो, ये दोनों भाई साहब कौन से हैं? सिद्धू एंड कुन्हू। ये दोनों भाई साहब हाथ में तीर धनुष उठाते हैं, बोलते हैं चलो भाई लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के चले गए, लड़ाई करने के लिए चले गए। बताओ क्या होगा? किसको सबसे पहले कूटेंगे? ये कूटेंगे मनी लेंडर्स को, कूटेंगे जमींदार को, कूटेंगे मर्चेंट्स को भी कूटेंगे। ब्रिटिशर भाई साहब अभी नहीं आएगा, ब्रिटिशर भाई साहब आराम से भी सो रहे होंगे, बट ये कूटेंगे किसको? मर्चेंट्स को, जमींदार को, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल को। लास्ट में ब्रिटिशर्स आएंगे और इन लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। बट याद रखना कि शुरुआत में ही नहीं आने। लेकिन ये भाई साहब स्टार्ट कैसे करें? अब कोई से भी लड़ाई भी स्टार्ट हो, सीधा थोड़ी चला वो तलवार लगे सीधा आ रहा, गर्दन काट दूंगा, गर्दन, वैसा नहीं होता। ये सीधा पहले क्या करते हैं, ये बड़े शांत लोग थे, पहले चोरी चपाटी करते हैं, पहले उनके घर में रोबरी करते हैं, लूट करते हैं। जब इन लोगों को, जब ये रोबरी करते हैं तो इन लोगों को क्या करेगा? पुलिस वाले पकड़ेगा, कूटेगा तो इनको फिर से बुरा लेगा तो क्या कर देंगे? अब आएंगे लड़ाई पे। अब लड़ाई किसके मदद में करते हैं? सिद्धू एंड कुन्हू भाई साहब से बोलते हैं भाई लड़ाई करो, और ये लोग लड़ने के लिए चालू हो जाते हैं। जब ये लोग लड़ रहे थे तो इनके पास भाई हथियार क्या था? वही तीर धनुष था। तीर धनुष में तो कुछ होने वाला नहीं था। और ब्रिटिशर के पास क्या थे? इन लोगों के पास थे भाई गन्स। गन से तो जीते है कौन? वो लोग जीत गए। जब जीत गए तो इन लोग क्या करते? इन लोगों को दबा दिया। इवन इतने हद तक, मतलब इनका कुछ ना कुछ ऐसा मत समझो कि बड़े इजीली दबा दिया था। जैसे मैंने बताया तो आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी दबा, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था। Some of the part they even tried to establish their own government. ये जो सिद्धू कुन्हू भाई साहब थे वो इतने तगड़े हो गए थे कि भाई कुछ जगह पे तो वो अपने गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रहे थे, करने की कोशिश कर दिए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो अलग बात है। बट भी कुछ हद तक तो सक्सेसफुल रहा ना। चलिए अब ना थोड़ी सी और चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टिल देन एंजॉय, रीड, वर्क हार्ड, and rest of the things of the Bihar, modern history of Bihar, I will be covering in my next video. Thank you so much, guys.